अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। और इसके साथ ही तमाम सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और नए सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है उर्दू नोवेल्टिया बाय निखत। तो वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल्स हैं और डेली अपलोड भी होते रहते हैं। नया नावल भी चल रहा है जो बहुत दिलचस्प है। तो आप लोग प्लीज़ दूसरे चैनल को भी विज़िट किया करें और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। पढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है पलकों से उठाऊं उसको और इसकी मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 17। ख्वाजा सरा सितारा अपने गुरु चंबेली के सर में तेल से मसाज कर रहा था, साथ ही कोई बात सुनाकर खुद ही हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। अरे तेरी सास मरे आहिस्ता, क्या खोपड़ी का ढक्कन खोलेगी। चंबेली ने सितारा के तेज़ तेज़ हरकत करते हाथ सख्ती से पकड़ लिए। गुरुजी, मेरी सास तो पैदा ही नहीं हुई, मरता तो वो है जो पैदा होता है। सितारा ने हे करके दांत न कोसे। सत खसमी कैसी पटर पटर जुबान चले है, तुझे तो अल्लाह साई ने अपने बर्तन में रखा, किसी की बहू बनती तो खूब आग लगाती। चोंडा उखेड़ दिया, हाथ हैं कि कुदाल। चंबेली ने अब दोनों हाथ अपने सर पर रखकर सितारा से जान बचाई। गुरुजी, सास बहू की बातें करके जान चलाओगी तो खून जोश खाएगा। हम तो 3 में ना 13 में। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मगर मोर तो नाचते नाचते अपने पैर देख कर रोता है ना। मेरी सोकन बातें ना बना, आराम से चिंदिया को सहला। पता नहीं मेरे राज दुलारे जैन का क्या हाल है। गुरु कुर्बान जाए अपने शहजादे के। चंबेली ने आंखें बंद करके ठंडी सांस भरी। छोड़ दो उसका पीछा गुरुजी, बुढ़िया नहीं मरने की, मलका की माँ की तरह 100 बरस जिएगी। सितारा ने अब हथेली से चंबेली का सर सहलाया था। तेरे मुंह में खाक, हमारा बच्चा अगवा करके ले गई थी। कमबख्त ने फ़ोटो खिंचवाने के लिए घर में सजाया हुआ है। चंबेली को अब सर की मालिश से सरूर आ रहा था, आंखें मुंदी पड़ती थीं। गुलाबों को दफनाते दफनाते रात बीत गई। अब मैं लंबी तान कर सोऊंगी, बस कर दुकान बढ़ा, दफ़ा हो। चंबेली को सचमुच नींद के झोंके आने लगे थे। घंटा भर मेहनत की गुरुजी, शुक्रिया तो बोला करो। सितारा ने मुंह बनाकर तेल की बोतल का ढक्कन कसा। शुक्रिया तेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ताए चाचे, मामे का कर खोज 4 शौकनों की शक्ल देखे जा। चंबेली नींद की शिद्दत से बेहाल होकर कुशन सर के नीचे रखकर कारपेट पर दराज हो गई। 6 फुट से ऊंचा कद, 90 किलो का वजन। खराटे लेने की वजह से गोश्त में लर्जिश महसूस हो रही थी। गोया इंसानों की बस्ती में डायनासोर ज़मीन पर ढेर क़यामत को आवाज़ देने वाली सांसें ले रहा था। मम्मी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तक भी गुजर रही थी ना। 1 हफ्ते में शादी, ज़िंदगी है या कोई मजाक। नाश्ते की मेज़ पर दोनों माँ बेटी फिर भिड़ गई थी। हमने कौन सा 1000 गेस्ट का इंतज़ाम करना है, 8-10 लोग घर आ जाएंगे और बस। समीना ने बॉयल अंडे का टुकड़ा फोक में फंसाते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा। तो मैं भी आपसे कोई मेहंदी माहियों के फंक्शन की फरमाइश नहीं कर रही। जैन के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो गई तो बस अर्शी, इनफ इज़ इनफ। समीना ने हाथ बुलंद करके अर्शिला की तरफ घूरते हुए उन्हें बोलने से रोका। हमारे पास गम नहीं थे, इसलिए हमने घर में बकरी बांध ली। खबरदार जो तुमने अब उसके साथ अपना कोई प्रोग्राम रिलेट किया। तुम एक लेपालक के लिए इतनी बेचैन हो। मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हें 9 महीने अपने खून से सेंचा है। जितना खून मेरे जिस्म में बनता था उसमें तुम्हारा हिस्सा होता था। तुम टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं हो, मेरी बेबी हो। समीना ने शदीद जज्बाती कैफियत में अपने सीने पर शहादत की उंगली गाड़ दी। सच्चाई और ताकतवर जज्बे सैलाबी रेले की तरह जोरावर होते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अपना मुकाम खुद तय करते हैं। अर्शिला भी माँ के जज्बे की शिद्दत नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। बस मबहूत सी रह गई और सर झुकाकर अपने चाय के मग की तरफ घूरने लगी। इस टेबल से उठने के बाद सिर्फ तुम्हारी बात होगी। जैन घर में है, दुनिया ज़माने का ऐशो आराम उसके पास है। हम उसे घर से नहीं निकाल रहे। ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक भी हो जाएगा। समीना ने फ्लास्क से गर्म दूध अपने मग में उंडेलना शुरू कर दिया। फ़िलहाल चाय काफ़ी वो नाश्ते में नहीं ले रही थी। अर्शिला अब भी कुछ नहीं बोली, आहिस्ता आहिस्ता चाय के घूंट भरने लगी। मैं टूटू और आमिर से कांटेक्ट में हूँ, रात तक निकाह की डेट फाइनल कर लेंगे। अगर ब्राइडल ड्रेस के लिए आमिर तुम्हें ले जाना चाहे तो चली जाना, मुझसे परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। समीना ने दूध में कैंड्रल मिलाते हुए हुक्मिया और हतमी लहजे में कहा। अर्शिला अब भी खामोश रही। मुँह से बोलो, माँ हूँ तुम्हारी, एटीट्यूड क्यों दे रही हो। समीना ने डपट कर यूँ कहा जैसे 5 साल की बच्ची से मुखातिब हो। ओके मम्मी, चली जाऊंगी, प्लीज़ काम डाउन। अर्शिला ने यह साबित करने के लिए कि वो माँ से खफा नहीं है, आमलेट की प्लेट उठाकर उनके सामने रखी। हाउस शिफ्टिंग सर्विस यानी मूवर्स एंड पैकर्स की टीम बड़ी फुर्ती और महारत से अपना काम कर रही थी। वर्कर्स ने किचन तो यूँ आनन फानन समेट दिया कि शमसा लब बस्ता खड़ी रह गई। इंतहाई निफासत से साफ़ सुथरे कार्टन्स में सामान पैक हो गया था।
शमसा तो दर हकीकत सुबह ही से दम बखूद और लब बस्ता थी जब वासिफ ने उन्हें बताया कि शिफ्टिंग सर्विस वाले पहुंच रहे हैं, आप अपनी कीमती चीज़ें खुद संभाल लें, हमें आज ही आज यहाँ से जाना है। वो कुछ ना बोली, अलबत्ता बिला इरादा इतना ज़रूर मुंह से निकल गया कि रात भर जागते रहे, इतवार को ये सब हो सकता था। आप क्या चाहती हैं मैं संडे तक जागता रहूं? वो ये कहकर अपने कमरे में चला गया था। उसके बाद तो शमसा बस गूंगी ही बनकर रह गई थी और टेरेस में जाकर एक कुर्सी पर बैठकर कार्रवाई मुलाहिजा कर रही थी। इतनी सहूलत और आसानी का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, बल्कि सोच सोच कर होलती जाती थी कि सालों का फैलावा पैक करते करते जाने कितने दिन लग जाएंगे। गहरी नीली टी शर्ट्स, ब्लैक जीन्स और गहरी नीली कैप्स पहने स्मार्ट नौजवान रोबोट की तरह अपना काम कर रहे थे। माशाल्लाह खाए पिए बच्चे लग रहे हैं, इसका मतलब है सर्विस चार्जेस भी बहुत होंगे। मगर वासिफ से इस तरह का सवाल करने का फ़िलहाल हौसला ना था। उसी वक्त लाउंज के दाखिली दरवाजे से सारा हाँफती काँपती आती दिखाई दी। शमसा चूँकि सामने ही बैठी नज़र आ गई थी, चुनाचे वह एक पल में गोया शमसा तक पहुँची थी। शमसा, बाहर लोडर खड़ा है, तुमने मुझे बताना भी पसंद नहीं किया। शमसा ने नज़रों ही नज़रों में जायज़ा लिया कि कोई आसपास तो नहीं खड़ा, फिर दबी आवाज़ में गोया हुई, सुबह फजर तक तो मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था भाभी, वासिफ ने कह दिया होगा मगर रात को देर से आया था, शायद बताना भूल गया। इसका मतलब है आज तुम लोग शिफ्ट हो जाओगे, सालार साहब 11 बजे तक निकलेंगे, नीचे आकर भाई को तो बता दो। सारा भी दबी आवाज़ में बात कर रही थी क्योंकि वर्कर्स इधर उधर आते जाते कार्टन घसीटते उठाते नज़र आ रहे थे। जी ज़रूर, जाहिर सी बात है, भाई का शुक्रिया अदा करके ही जाऊंगी, अभी यही सोच रही थी कि आप आ गई। अच्छा तो आओ मेरे साथ, वैसे भी तुम क्या काम कर रही हो, करने वाले अपना काम कर रहे हैं। शमसा अपनी दानिश में गोया निगरानी कर रही थी। सारा की बात सुनकर कदरे हिचकिचाई। आप चलिए, मैं वासिफ को बता कर आती हूँ, वो अपने कमरे का सामान पैक करवा रहा है। शमसा बड़े बोझल दिल के साथ उठ खड़ी हुई। बस वो नाश्ते के लिए बैठ गए होंगे, तुम आ जाओ, वहीं सलाम दुआ कर लो। सालार साहब के नाश्ते का ख्याल आते ही सारा पर उजलत सवार हो गई और वो बिला ताखिर जीने की तरफ बढ़ी। शमसा भी आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ी। मैम, फानूस और लाइट भी पैक होंगे? एक टीम वर्कर ने पेशा वराना रोबोट अंदाज में शमसा को आगे बढ़ने से रोका। नहीं, लाइट्स, फानूस, पंखे, एसी कुछ नहीं उतरेगा, ये सब चीज़ें ऑनर की हैं। ओह थैंक यू मैम, वो ये कहकर वासिफ के कमरे की तरफ चल पड़ा और शमसा बड़ा सा हैंड बैग लाडले बच्चे की तरह गोद में उठाए आगे बढ़ने लगी। इस बैग में उन्होंने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी कर ली थी। कुछ नकद रकम थी, हल्का फुल्का सोने का जेवर था। स्कूल में डाली हुई कमेटियों से हासिल होने वाली रकम से 2 कंगन और एक अंगूठी बहू के लिए बनवा ली थी, जिसकी भिनक तक वासिफ को नहीं पड़ने दी थी। अर्शिला जाने क्यों जैन के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। नाश्ते के बाद अपने कमरे में भारी पर्दे गिराकर दरवाज़ा मुकफ़ल करके बेड पर चित लेट गई थी। निगाहें छत की आराइश पर जमी थी मगर जहन कमरे से बाहर सैर कुना था। ले पालक है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी तो है ना मेरी। मैं उसे उदास छोड़कर खुशियाँ तो नहीं मना सकती। मैं दिलो जान से उसे कन्विंस करूँगी। इतना कुछ सहकर यहाँ तक ले आई हूँ, सारी मेहनत तो ज़ाया नहीं करूँगी। वो तो पहले ही सेहत के मामलात भुगत रहा था, अब तो बोल भी नहीं पा रहा। मैंने तो मम्मी से बहुत कुछ छुपाया है, वरना मम्मी तो उसे ऑर्फन हाउस पहुँचा देती। अर्शिला की निगाहों के सामने गोया स्क्रीन थी जिस पर उनकी नज़रें जमी थीं। अर्शिला 10 साला जैन के साथ एक वसी पार्क में जैन को बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता देखकर बहुत खुश नज़र आ रही थी। जैन भी फुटबॉल को एक ज़ोरदार हिट लगाकर तारीफ़ वसूल करने की नीयत से माँ को देखता था। कुछ फासले पर एक लहीम शहीम ख्वाजा सरा बेंच पर बड़े इत्मीनान से बैठा हाथ से बने हुए बटवे से पान की गलोरी निकाल कर खा रहा था। एक मर्तबा अर्शिला की नज़र इत्तफाकन उस पर पड़ी थी। उसका पहनावा, दोनों कलाइयों में 2-2 दर्जन रंग बिरंग चूड़ियाँ, किरण गोटे लगा दुपट्टा जो उसने पेशानी तक मुंढा हुआ था, मोटे मोटे होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक, गालों पर तेज़ ब्लश, पपोटों पर ग्रीन आई शेड, फिर उन पर चिपके हुए नन्हे मुन्ने सितारे। डबल डेकर काजल का हिसार एक नज़र में ही अर्शिला की रगों पै में कोफ्त का जहर उतरने लगा था। इस तरह के लोगों को भी फैमिली पार्क्स में आने की इजाज़त होती है, इतना ज़रूर अर्शिला ने सोचा था और दोबारा जैन की तरफ मतवज्जा हो गई थी। अचानक जैन फुटबॉल का ताक़ुब करते हुए गिर पड़ा था। चंद सेकंड तो अर्शिला ने उसके खड़े होने का इंतज़ार किया, मगर जब जैन को इधर उधर लोट लगाते देखा तो भागकर उसके करीब पहुंची और घुटनों के बल बैठकर उठाने लगी। क्या हुआ जैन, चोट लगी है? मगर यहाँ तो बड़ी घनी घास है। जैन के चेहरे पर खींची हुई कर्ब की लकीरों ने उन्हें हवास बाख्ता भी किया और हैरान भी। मॉम, बैक में पेन हो रहा है, जैन ने दर्द से कराहते हुए कहा। मैं सदके में वारी, फूल के माफिक नाजुक है, कमरिया लचक जावे, बाह का फूल बांस के जंगल में पड़ा है। अर्शिला के अकब से मोटी मर्दाना आवाज़ उभरी तो गोया सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने सर उठाकर मतवाहिश नज़रों से देखा था। दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। एक नज़र में तो वो उन्हें जिन्नात के कबीले का बाशिंदा महसूस हुआ। कौन हो तुम, क्या मसला है तुम्हें?
अर्शिला अंदर से सहमी हुई थी मगर ऊपर से खुद को जीदार जाहिर कर रही थी। मुझे मेरे मरहूम शोहर, मेरे जाने जिगर की कसम, रानी जी देखो तो कैसे परियों जैसे नाजुक नैन नक्श हैं। ख्वाजा सरा बड़ी अदा से शर्मा कर मुस्कुराया और अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया। अब तो अर्शिला की सारी एहतियातें खौफ हवा में उड़ गए। दफ़ा हो जाओ बढ़िया ही शोहर वाली, तुम्हें यहाँ पार्क में आने किसने दिया? अभी सिक्योरिटी वालों को बुलाती हूँ। अर्शिला ज़ोर से चिल्लाई और खींचकर जैन को उठाने लगी। रानी जी गुस्सा क्यों खाती हो? छापा डाल दिया है क्या मैंने? ख्वाजा सरा ने शर्माकर 4 उंगलियां अपने होठों पर रख लीं। अब कुछ लोग बेंचों से उठकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बच्चे अलग घेरा डालकर खड़े हो चुके थे। गार्ड की सीटी की आवाज़ भी माहौल में गूंजने लगी। अभी अरेस्ट करवाती हूँ तुम्हें, औरत बनकर पार्क में घुसते हो। अर्शिला ने जैन को गोद में भरकर हाजरीन की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा था। गार्ड को बुलाओ। एक नौजवान जो किसी बच्चे का अंकल दिखाई पड़ता था, उसने अर्शिला की मदद करने में पहल की। मेरी जूती से किस थाने में रपट लिखवाओगे जाने मन? ये सब तो मेरे ससुराल वाले हैं। ये कहकर ख्वाजा सरा ने हल्की सी ताली बजाई, दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया और लहराता बल खाता एंट्री गेट की तरफ चल पड़ा। कि गार्ड अंधे हैं या भंग पी रखी है? एक बड़ी उम्र की लंबी चौड़ी औरत तैश में बोलती हुई गार्ड की तरफ बढ़ रही थी, जो बिल्कुल भी परेशान नज़र नहीं आ रहा था। जितना मेरा कद काठ है उससे लंबे मेरे हाथ हैं। तुम्हें क्या खबर मैं किस किस की जाने मन हूँ? ख्वाजा सरा ने पलटकर तमस्खराना अंदाज में अपनी पुश्त पर आती हुई उम्र रसीदा खातून को ललकारा था। मदद को आने वाला नौजवान जैन को बाजुओं में उठा चुका था। मैम आपकी कार कहाँ है, या आप आसपास ही रहती हैं? नौजवान तेज़ तेज़ चलते हुए मुड़कर अर्शिला से मुखातिब हुआ, जो अपने हिसाब से चल नहीं रही थी बल्कि हाँफती काँपती दौड़ रही थी। वो सामने ही पार्कड है, ब्लैक कलर की। साथ उन्होंने कार का नंबर भी बता दिया। दोनों आगे पीछे चलते हुए कार तक पहुँच गए थे। अर्शिला ने दूर ही से रिमोट से इलेक्ट्रिक लॉक खोल दिए थे। नौजवान ने बैक डोर खोलकर जैन को सीट पर एहतियात से लिटा दिया था। बंडल ऑफ थैंक्स। अर्शिला ने दोनों हाथ जोड़कर नौजवान का शुक्रिया अदा किया और इधर उधर सहमी हुई नज़रों से देखती हुई ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उन्हें हैरत हो रही थी कि वह जिन्नात का सरदार आनन फानन कहाँ ओझल हो गया। अर्शिला ने बैक व्यू मिरर में जैन को देखा। पेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा? मॉम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैन ने दर्द बर्दाश्त करते हुए बमुश्किल जवाब दिया था। यह सुनकर तो अर्शिला के हाथ पाँव मज़ीद फूल गए। ये तो बहुत खुशी और सुकून की बात है कि तुम अपने जवान बेटे के साथ अब अपने घर में रहोगी। आसिफ भी खुद को बहुत पुरएतमाद महसूस करेगा, जिससे उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। सालार साहब ने नैपकिन से मुंह साफ़ करते हुए मशीनी अंदाज में चंद कलमात इरशाद फरमाए। ये तो आपकी मेहरबानी है भाई, आपने मेरे साथ भलाई की। वो हक़ जो मैं कभी आपसे ना मांगती, आपने खुशी से दे दिया। शमसा की आंखों में नमी उतरने लगी। तुमने इतने बरस मेरे साथ गुजार कर खुद को साबित किया। फिर मेरा खून का रिश्ता है। जो कब्रों में सो रहे हैं उनका हाल अल्लाह जाने, मगर मैं कोशिश के बावजूद ज़िल्लतों के ज़ख्म भुला नहीं पाया। शायद कोई मौजज़ा हो जाए और मैं सब कुछ भुला दूँ। सालार साहब कुर्सी धकेलकर उठ खड़े हुए। आपने तो मुझ पर बहुत एहसान किए हैं भाई, मैं तो नहीं भुला सकती। कोई एहसान नहीं किया शमसा, तुमने मुझे हमेशा के लिए खौफज़दा कर दिया था, और शायद मज़ीद किसी ज़िल्लत से बचने के लिए मैंने तुम्हारे सर पर चादर डाली और अपनी बचत करने की कोशिश की। मैंने अपने माँ बाप का वो चेहरा देखा है जो तुमने नहीं देखा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। शमसा, जो भाई के नरम अलविदाई अंदाज़ पर एक गहरा सुकून महसूस कर रही थी, वो फिर रुखसत हो गया था। भाई ने हक दे दिया, मगर सर पर हाथ रखा ना गले से लगाया। चंद आंसू रुखसारों पर लुढ़कने लगे। सारा, जो ओट में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी, दिल गिरफ्ता सी होकर शमसा के सामने आ गई। सालार बहुत अच्छे हैं शमसा, यकीनन बहन से मोहब्बत भी होगी, मगर मर्द है ना, कुछ मर्द कर्जा माफ़ कर देते हैं, बेइज्जती नहीं भूलते। मगर तुम परेशान ना हो, हम जब तक ज़िंदा हैं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने अपने भाई की अना तो देख ली ना, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि अचानक सुबह सुबह शिफ्टिंग क्यों शुरू कर दी। सारा ने शमसा को गले से लगा लिया था। वो बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। वासिफ उन्हें बहुत परेशान करता था ना। शमसा की आवाज़ पुरनम होने लगी। अब सारा के पास अल्फाज ख़त्म हो गए थे। शमसा के आंसू अपनी उंगलियों की पोरों से साफ़ करने लगी। माँ, क्या कर रही हैं आप? आपको कीज़ लेकर पहले जाना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है तो आप ही बताएंगी ना। वासिफ जीने से बिल्कुल करीब खड़ा था और लाउंज के कोने कोने में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। शमसा हवास भागता होकर जीने की तरफ लपकी। अकेली कैसे जाओगी? सारा को कुछ समझ न आई। वो ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई है वासिफ ने। वो रुक कर पलटी, जैसे एहसास हुआ हो कि यह अलविदाई मुलाकात का सही तरीका नहीं है। सारा के करीब आकर उन्हें गले से लगाया, रुखसार पर बोसा दिया। भाभी, मैं 100 साल भी जीऊँ तो आपके कर्ज नहीं उतार सकती। अब चंद आंसू सारा की आंखों से भी टपके थे। अर्शिला बहुत हिम्मत करके जैन के कमरे में आई थी, मगर सामने बेड खाली था। तकिए, कुशन, क्विल्ट सब बेतरतीब इधर उधर पड़े थे। वॉशरूम का दरवाज़ा अध खुला था। तेज़ लाइट ऑन थी।
عائشہ پہلے ششدر سی چاروں طرف نظر دوڑاتی رہیں، پھر واش روم کی طرف منہ کر کے زین کو آواز دینے لگیں، زین زین، مگر جواب میں خاموشی کا سامنا تھا۔ اب گویا دل بیٹھ رہا تھا۔ قدم بڑھا کر واش روم کے دروازے کے قریب آ کر پھر آواز دی، زین۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ پورا کھول دیا۔ واش روم خالی تھا، چھت کی لائٹ بھی روشن تھی اور آئینے کے اوپر لگی ہوئی لائٹ بھی چکمگا رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے دن کی روشنی بھی اندر آ رہی تھی، اتنی روشنی تھی کہ گرے ہوئے پانی کے قطرے بھی چمک رہے تھے۔ کہاں چلا گیا؟ لاؤنج اور ڈائننگ میں بھی نہیں تھا، میں وہیں سے تو آ رہی ہوں۔ عائشہ کے وجود میں انجانے اندیشے سر اٹھانے لگے، ہاتھ پاؤں میں لرزش ہونے لگی۔ بمشکل بیڈ تک آئیں اور بیڈ کے کنارے پر گرنے کسی انداز میں بیٹھ گئیں۔ زین تو رات گئے بھی اکیلا کار لے کر نکل جاتا تھا، اب تو دن روشن تھا، مگر پریشانی کی وجہ اس کی حالت اور گھر میں ہونے والے نئے واقعات تھے۔ وجود پر ہلکی ہلکی لرزش طاری تھی۔ فی الحال وہ اس جگہ سے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کے قابل نہ تھی۔ فون بھی چارجنگ پر لگا تھا جب بھول کر اوپر آ گئی تھیں، وگرنہ اب تو زین کے پاس آتے ہوئے انہیں لازمی فون بھی ساتھ رکھنا ہوتا تھا۔ وہ بڑی بے بسی سے کھلے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید زین آ جائے یا ماریا کسی کام سے ہی انہیں تلاش کرتی ہوئی اوپر آ جائے۔ اپارٹمنٹ تو کسی حد تک فرنشڈ تھا، صرف ایک لوڈر کی ضرورت تھی جس میں سوٹ کیس، رائٹنگ ٹیبل، کمپیوٹر کا سامان، ایک ڈیپ فریزر، پورٹیبل اور سٹینڈ والے پنکھے، شمسا کا عزیز جان تخت، ٹیرس میں پڑا ٹیبل کرسی کا سیٹ، برتنوں کے کارٹن وغیرہ آئے تھے۔ سامان پہنچنے کے بعد دونوں ماں بیٹا دروازہ لاک کر کے آمنے سامنے بیٹھے توانائی بحال کر رہے تھے۔ دونوں کے مابین ایک گہری خاموشی کی دیوار تھی۔ نیا، اجنبی مگر خوبصورت صاف ستھرا گھر۔ کوئی دیکھنے والا دیکھتا تو یوں لگتا دونوں کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور میزبان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مامی کو دور سے خدا حافظ کہہ دیا، پاس جا کر پیار تو کر لیتے۔ 2-4 دنوں کا نہیں برسوں کا ساتھ تھا، کیا سوچتی ہوں گی؟ شمسا اپنے نئے اور جدید کچن پر نگاہیں جما کر کسی خیال میں گم کہہ رہی تھی۔ ماں، اوور تھنکنگ سے بچا کریں، انرجی ضائع ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں انسانوں کا سب سے فیورٹ کام بس یہی رہ گیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، یہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ ہر انسان کا اپنا دماغ ہے، سوچتا رہے، ہمارے اپنے کام کیا کم ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، کچن کی طرف بڑھا اور گرے کلر کا الماری کی شکل کا 2 پٹ والا فریج کھول کر کولنگ چیک کرنے لگا۔ ٹھیک ٹھاک کولنگ ہو گئی ہے، آپ چاہیں تو فریج میں چیزیں رکھ دیں، فروزن آئٹم خراب نہ ہو جائیں۔ شمسا بھائی کے گھر سے نہیں نکل پا رہی تھی، وہ مصروف ہو گیا تھا۔ فری کا نام تو انہوں نے غلطی سے بھی منہ سے نہیں نکالا۔ جو رات گزری تھی وہ بہت کچھ سمجھانے اور یاد رکھنے کے لیے کافی تھی۔ وہ فری سے ملنا چاہ رہی تھی مگر وہ آج جلدی کالج چلی گئی تھی۔ کالج میں کوئی ایونٹ شروع ہونے والا تھا جس کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ سارا نے بتایا کہ آج وہ 8 بجے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ شمسا کے دل پر ایک بوجھ تو تھا کہ ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑتے ہوئے بھتیجی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ واصف اب اپنے روم میں جا کر وارڈروب کے پٹ کھولے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے دونوں سوٹ کیس اور 2-3 بیگ بیڈ پر رکھے تھے۔ واصف بیٹا، شام کو تمہیں ٹیوشن کے لیے بھی جانا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، رات سے جاگ رہے ہو۔ شمسا نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے قدرے اونچی آواز میں مخاطب کیا۔ آپ میری فکر نہ کریں ماں، بس کچھ کھانے کو دے دیں۔ واصف نے ایک سوٹ کیس کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تمہیں کباب اور نگٹس دے دیتی ہوں چائے کے ساتھ، کھانا بنانے کے لیے تو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا۔ وہ جواب دیتی ہوئی کچن میں آ گئی تھیں۔ چمچم کرتے کچن میں ہاتھ دھرتے ہوئے عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، گویا میلا کرنے کا جرم کرنے جا رہی ہوں۔ ایک رات، کیا قیامت کی رات تھی، انقلاب ہی آ گیا تھا۔ اگر ایسا کچھ تھا تو پھپھو نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ ایسی بات تو نہیں تھی کہ انصر کے سامنے بتانے سے کوئی مسئلہ ہوتا۔ فری کو حیرت کا جھٹکا اتنی شدت سے لگا تھا کہ چند سیکنڈ دم بخود رہنے کے بعد منہ سے بے اختیار چند الفاظ نکلے اور پھر ماں کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ تو میں نے تمہارے جانے کے بعد دیکھا کہ باہر لوڈر کھڑا ہے تو میں خود اوپر گئی۔ سارا خود صبح سے الجھی ہوئی تھی، پھر حقائق سے بھی لا علم تھی تو فری کے سوال کا جواب یہی دے سکتی تھی۔ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی، ایسی بھی کیا جلدی تھی؟ فری کو پھپھو سے اتنی محبت اور توجہ ملی تھی کہ وہ ان کے اس طرح چلے جانے کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پاپا سے ملی تھی؟ فری اس خبر کو سننے کے بعد وقتی طور پر اپنے سارے کام معاملات بھلا بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ بھی میں نے ہی اسے یاد دلایا تھا کہ سالار صاحب گھر پر ہیں، ان سے مل کر جانا۔ سارا نے صوفے پر پڑے کچھ غیر سلائی شدہ کپڑے طے کرنا شروع کر دیے، جیسے اب ان کے پاس کہنے کو مزید کچھ نہ ہو۔ پھپھو ایسی نہیں ہے، اس ڈفر نے ان کو فیڈ کیا ہوگا، وہ تو پاپا سے ملنے بھی نہیں آیا ہوگا۔ فری نے صوفے سے اٹھتے ہوئے پھر سوال کر دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سارا کے انداز میں اب اداسی تھی۔ پھپھو تو بہت نائس ہیں، میں نے اپنی پھپھو جیسی پرسنالٹی آج تک نہیں دیکھی، وہ بہت اسٹرانگ اور گریٹ ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں خود ان سے ملنے چلی جاؤں گی، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ سارا جو فری کے الفاظ سنتے ہوئے ایک نامعلوم سی اذیت سے 2-4 تھیں، یکدم چونک پڑی۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر وہاں نہیں جاؤ گی۔
मेरी फुप्पो हैं, पापा की रियल सिस्टर है, इसमें परमिशन की क्या ज़रूरत है? फरी ने पलटकर हैरत से माँ की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक है, मगर तुम पापा से पूछे बगैर वहाँ नहीं जाओगी। एक बार में सुन लिया करो। आखिरी अल्फाज सारा ने झल्ला कर कहे थे। फरी ने चंद सानिया कुछ सोचा, फिर शाने उचकाकर आगे बढ़ गई। जो अपनी गलती नहीं दोहराता उसकी तौबा तो नसूह होती है, मगर इस माशरे में तो हर पल फितरत के कानून से जंग चल रही है। कुछ लोग तो अल्लाह को मस्जिद में छोड़कर आ जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद और घर के दरमियान छोड़ देते हैं। सारा के होंठों पर बिखरने वाली मुस्कुराहट में हज़ार मानी पोशीदा थे। खसमा नु खा, जवानी में बेवा हो गई थी क्या? मेरी सोकन रोने वालियाँ तुझे भी रो लें। ख्वाजा सरा चंबेली सीने पर दोनों हाथ मार मार कर सामने खड़े ख्वाजा सरा नीलम परी को बेहिसाब कोस रहा था। साहब जी तो मोटर से ही नहीं उतरे गुरुजी, हारन देकर पास बुलाया और ये लिफाफा पकड़ाकर वापसी चले गए। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा, नसीबों से आज आया तो इधर मेरी जिंदा लाश पड़ी थी और तू पड़ी मेरी मैयत को रोती, बैन चैन नहीं लेने दे रहे थे। अरे तेरा खसम रेल की पटड़ी पर जान दे, तेरी ससुराल वाले तुझे धक्के देकर निकाल दें, तेरी नंदे तेरा सारा जेवर चुरा लें, तू कल की होती आज बेवा हो। चंबेली ने फिर आंचल फैलाकर कोसा। नसीब में शोहर ससुराल होते तो गुरुजी आपसे क्यों हड्डियां तोड़वाते। नीलम परी ख्वाजा सरा बिलक बिलक कर पहले से रो पड़ा। उसका ख्याल था गुरुजी उसे रुई की तरह धुनकने वाले हैं। तुझे घर का गार्ड बनाया, बैठे बैठे कौरमा बिरयानी मिलता है, 50,000 का मोबाइल दिलाया, दुबई से मेकअप किट मंगवा कर दी। शीला सुहागन सेठ के घर में जहर खाकर मर गई थी, उसकी एक एक साड़ी लाख लाख की थी, वो सारी की सारी तुझे ला कर दी। ना शुक्री, एहसान फरामोश। छोड़ो गुरुजी, अब मारना नहीं, ज़ुबान से बहुत मार दिया। साहब जी आए थे, कुछ देकर गए हैं, सीधा सा मतबल के फिर आएंगे। आज भी हमने कौन सा कारट भेजकर बुलवाया था। सितारा ने मुदाखलत करके नीलम परी की जान बचाई। वो लक्ष्मी है मेरी, लक्ष्मी का दीदार ना करने से नहूसत पड़ती है। हाँ तो बस पड़ गई नहूसत, कोस लिया ना तुमने जी भर के। अब तसल्ली से लिफाफा खोल कर देखो, गिनती करने से भी नशा होता है। सितारा ने दांत नकोस कर बड़ी महारत से चंबेली का जहन मोड़ा। आखिर सितारा 9 रत्नों का सरदार था और शायद ऐसा वफादार और साहिबुर राय 9 रत्न तो ज़िले इलाही शहंशाह अकबर को भी नसीब नहीं हुआ था। फिर क्यों ना होता तगड़ा नाश्ता, अजीमुश शान जहराना और रात गए मनोसलवा लेकर उतरने वाले फरिश्ते। चंबेली ने तकिए पर रखा हुआ लिफाफा उठाकर नीलम परी की तरफ देखा। अब तो रेस हो, अब साहब जी आवे तो पहले मुझे बता, फिर उनकी सुन, समझी? जी गुरुजी, समझ गया। नीलम परी ने बदहवास होकर सर हिलाया। समझ गया। नीलम परी तेरा नाम है, तू समझती नहीं, समझता है। अरे मेरी सोतन मरे, अभी तक नज़ीर गुठली वाला बना हुआ है। 1.25 लाख के 1.25 लाख ख़त्म पड़ लिए तेरे बाप दादा की गुठलियों पर, तेरा मगज़ फिर भी काम नहीं करता। गुरुजी समझ गई, नीलम परी ने इतना कहा और रफू चक्कर हो गया। चमेली ने लिफाफा चीर फाड़ कर नोट निकाले और नाक के करीब ले जाकर गहरी सांस खींची। तू बोले गिनती करते नशा होवे, अरे इन्हें तो सूंघने से नशा होवे। सितारा खुशामदी हंसी और भूखी नज़रों के साथ गुरु को नोट सूंघते देख रहा था। इस बारी मैंने पक्का इरादा कर लिया है, हज करने जाऊंगी। चमेली ने बहुत प्यार से नोट गालों से छूकर अपना नेक इरादा जाहिर किया। जो पैदा ही नेक हुए उनको तो हज करने का मौका दो, सितारा ने कदरे मिनमिनाकर सरगोशी के अंदाज में कहा। बड़ी आई नेक परवीन, अपने को बगैर हज की हाजन समझे है। चंबेली ने सितारा को घूरा। पिछवाड़े बंधी पड़ोसन की बात करूं मैं तो गुरुजी, शर्मीली की बात करे है जने। चंबेली ने माथे पर बल डाले। और नहीं तो क्या, सितारा इठलाई। बांझ बंजर गाय बांधी है मैंने, अब उसे हज पर भी भेजूं? भाग इधर से जाकर अपनी सोकन करो। चंबेली ने झाड़ पिलाई। तुम कितने भी सुर निकालो, वो सुरीली नहीं दिखती। सितारा ताली बजाकर दांत नकोस कर चलती बनी। काली जुबान, काले नसीब। चंबेली ने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया, बल्कि मुकफ़ल किया और बेड की तह में बने नंबर से खुलने वाले लाकर को खोलने लगा। कहाँ चले गए थे मेरी जान, बताने से फ़र्क पड़ता है क्या? मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकती हूँ? अर्शिला उसे सामने पाकर जैसे दीवानी सी हो रही थी। जाने कौन कौन से अंदेशे थे जो उन पर हमला आवर नहीं हुए थे। मैं ठीक हूँ, आप रिलैक्स करें। जैन ने गूंगों की तरह इशारे से जवाब दिया और कमरे की राह ली। 1 मिनट जैन, रुको तो सही, मेरी बात सुनो। अरे तुम क्या इसके पीछे पड़ी रहती हो? ठीक हो गया है, कब तक इसे घर में कैद रखोगी? समीना की आवाज़ पुश्त से आई, अंदाज डांटने डपटने वाला था। मैं तो कुछ भी नहीं कह रही मम्मी, बस यही तो कह रही हूँ कि कहीं जाना था तो बताकर जाते। अर्शिला ने दबी आवाज़ में जवाब दिया। कहीं गया था, वापस आ गया है, अब सुकून की सांस लो और जाकर तैयारी करो। अच्छी तरह ड्रेसअप होना, ज्वेलरी पर्ल की पहनना, पर्ल से मैच करता कोई ड्रेस चूज़ करो। हरी अप, आमिर 1 घंटे में तुम्हें पिक करेगा, माइंड इट। ये कहकर समीना उसी तरह ऑफ मूड में पलट गई, बड़बड़ाती जा रही थी। किसी लायक होता तो भी सब्र आ जाता। अर्शिला ने बड़ी बेबसी से माँ की तरफ देखा।
یہ اتنی ساری چابیاں یہاں کیوں رکھی ہیں؟ سالار صاحب آفس سے جلدی آ گئے تھے۔ اگلے دن نکاح کی تقریب تھی، بہت سے ضروری کام نمٹانا تھے۔ اگرچہ نعیم قریشی نے انہیں بہت ہلکا پھلکا رکھا ہوا تھا، وہ تو ہوٹل میں ایڈوانس بھی دے چکے تھے، مگر سالار صاحب نے پوری مزاحمت کی اور ہوٹل کا بل اپنے ذمہ لیا کہ روایات کے مطابق وہ میزبان ہیں، انہیں اپنے فرض ادا کرنے دیں۔ گزرے دنوں میں تو یہ ثابت ہو چکا تھا کہ نعیم قریشی کھلے دل اور کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والوں میں سے تھے، مگر حقیقت یہ ہے اللہ مال بہت لوگوں کو دیتا ہے، مگر خرچ کرنے کا حوصلہ و دل کسی کسی کو ملتا ہے۔ وہ شمسا کے جانے کے بعد میں اوپر گئی تھی، یہ چابیاں کچن کے کاؤنٹر پر رکھی تھیں، شاید وہ جانے کی جلدی میں مجھے دینا بھول گئی۔ اتنا کام ہے سر پر، اوپر کا راؤنڈ لگانے کی اتنی کیا آفت تھی؟ سالار صاحب نے آفس کی مغز ماریوں کا رد عمل بیوی کی طرف شفٹ کیا، جو عام طور پر شوہر حضرات کرتے ہی ہیں۔ توبہ ہے سالار، تقریب کل ہے اور آپ ابھی سے سٹریس لے رہے ہیں، ابھی تو مہمان بھی گنے چنے ہیں۔ سارا نے جلدی سے چابیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ کئی کی رنگز کی وجہ سے اصل میں پھیلاوا زیادہ لگ رہا تھا اور رکھی بھی وہاں تھی جہاں آفس سے آ کر سالار صاحب اپنے 2 عدد سیل فون، والٹ، رومال وغیرہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا اب نصیحتیں نہ شروع کر دینا، اٹھتے اٹھتے 2-3 بہلول بغلول بھگتا کر آ رہا ہوں۔ فری کیا کر رہی ہے؟ آج تو جلدی گئی تھی، سو رہی ہوگی۔ خود ہی سوال خود ہی جواب کے مصداق بولتے ہوئے ڈریسنگ کی طرف بڑھنے لگے۔ کاشی گئی ہوئی ہے، سارا اپنے معمول کے انداز میں بولتی ہوئی باہر جانے لگی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ سالار صاحب جاتے جاتے رکے اور حیرت سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے اس کی اپائنٹمنٹ تھی، سیلون گئی ہے۔ حد ہو گئی، سیلون کو کاشی کہنے لگے؟ سالار صاحب بڑبڑائے اور آگے بڑھے۔ بھائی سیلون کا نام ہے، آپ کی بیوی نے آپ کے یہ والے خرچے کرائے ہوتے تو آپ کو سارے مشہور سیلون کے نام یاد ہوتے۔ سارا کو سچ مچ گدگدیاں ہونے لگی تھیں۔ اچھا بھائی شکریہ آپ کا کون سا احسان اتاریں بھائی؟ اب سالار صاحب نے قدرے خوشگوار تاثرات کے ساتھ جواب دیا۔ شاید یاد آ گیا تھا کہ ان کی بیوی فطرتاً کفایت شعار ہے۔ سارا بھی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں اور دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگیں کہ ان کی غلطی کی وجہ سے کوئی اور بکھیڑے نہیں پھیلے۔ غلطی یہ تھی کہ چابیاں سالار صاحب کی سائڈ ٹیبل پر رکھ چھوڑی تھیں۔ آج ہی ماں بیٹا رخصت ہوئے تھے، سالار صاحب کا کوئی زخم پھر سے ہرا ہو سکتا تھا۔ اللہ نے بچا لیا۔ حالانکہ کل رات سے سوچ رہی تھیں کہ شوہر سے پوچھیں کہ شمسا کو انوائٹ کرنا ہے یا نہیں، بلکہ انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ سالار صاحب نے خود سے یہ بات کیوں نہیں کی۔ اب انہیں انتظار کرنا تھا کہ وہ تھکن اتاریں، کچھ ریسٹ کریں تو وہ اجازت لیں۔ معاملہ ہی اتنا حساس تھا کہ وہ خوشی کے موقع پر شوہر کے ساتھ کسی قسم کا بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارشیلا نے نکاح کے لیے غرارہ شرارہ پشواز فراق کرتا پہننے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے عامر انہیں بہت مہنگے بوتیک میں، جہاں صرف ہاتھ سے بنے ہوئے کام کے ملبوسات تیار ہوتے تھے، لے گیا تھا، جہاں ارشیلا کو ایک گولڈن کپڑے پر بنی ساڑی دل و جان سے پسند آ گئی تھی، جس پر انگوری و ہلکے گلابی ریشم سے بہت نفیس کام بنا ہوا تھا۔ ساڑی بہت مہنگی تھی، اس لیے بوتیک میں سروس دینے والے دونوں کے آگے پیچھے جا رہے تھے اور میچنگ کی جیولری بھی لا کر دکھا رہے تھے، اور رات 12 بجے تک مطلوبہ فٹنگ کا بلاؤز تیار کر کے دینے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ عامر کو ایک جیولری سیٹ بہت پسند آیا تھا، مگر ارشیلا نے یہ کہہ کر بڑے معصومانہ انداز میں انکار کر دیا تھا کہ ممی آرٹیفیشل جیولری نہیں پہننے دیتی، جس پر عامر نے بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ ارشیلا کی طرف دیکھا تھا اور بوتیک سٹاف بڑے رشک سے ارشیلا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو پھر یہاں سے نکل کر جیولر شاپ چلتے ہیں؟ عامر نے فوراً اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ او نو، مجھے جیولری نہیں چاہیے عامر، ممی کے پاس بہت جیولری ہے، کیا کروں گی میں اتنی ڈھیر ساری جیولری کا؟ جیولری سنبھالنا تو خود ایک گریٹ جاب ہے۔ ارشیلا نے اتنی سادگی و بے ساختگی سے انکار کیا تھا کہ عامر نے تہہ دل سے ٹوٹو کا شکریہ ادا کیا۔ اس ماڈرن ایج میں اتنی حسین اور سادہ مزاج عورت، ورنہ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ زیورات عورت کی کمزوری ہوتے ہیں، حاصل کرنے کا موقع ملتا رہے تو بس نہیں کرتی۔ کلچ سینڈل لینے کے بعد عامر نے ارشیلا کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں ڈنر کیا اور انہیں گھر ڈراپ کر دیا۔ وہ ماڈرن دنیا کا باسی تھا، مگر اتنی دیر ساتھ رہنے کے دوران وہ بہت باوقار ثابت ہوا۔ اس یقین کے باوجود کہ وہ اس کی ہونے والی دلہن ہے، کوئی بے تکلفی کا عمل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ کار سے اترتی ہوئی ارشیلا کا ہاتھ نرمی و گرم جوشی سے دبا دیا تھا، جس پر ارشیلا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، کیونکہ یہ غیر متوقع عمل تھا۔ گارڈ نے کار سے شاپنگ بیگز نکالے اور سیلوٹ کے انداز میں عامر کو سلام کیا۔ عامر کی کار روانہ ہونے تک ارشیلا گھر کے اندر نہیں گئی۔ موڑ پر انڈیکیٹر کی لائٹ نے جھپکیاں لیں تو وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی گویا طلسم ٹوٹ گیا۔ فوراً زین کا خیال آیا کہ یقیناً وہ ان کے انتظار کر رہا ہوگا۔ نکلنے سے پہلے انہوں نے زین کو میسج کر دیا تھا کہ وہ ضروری کام سے گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ شاپنگ کا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ وہ عامر کے ساتھ جا رہی ہیں۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی انہوں نے ماریا کو کال کی تاکہ بیڈ روم میں جانے سے پہلے ماریا سے اپ ڈیٹ لے لیں۔ سمینا کا ڈنر، میڈیسن، زین کی نقل و حرکت، ماریا گویا انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 منٹ میں ہی بالوں میں کیچر پھنساتی حاضر ہو گئی۔
गार्ड शॉपिंग बैग्स लाउंज की टेबल पर रखकर चला गया था, जिन पर मारिया ने एक पुरशौक निगाह दौड़ाई। मम्मी सो गई हैं मारिया या मेरा वेट कर रही हैं? अर्शिला को यही फिक्र थी कि समीना इंतज़ार की तकलीफ़ ना उठा रही हों। मैम सो गई हैं, मैंने बता दिया था कि आप डिनर आमिर साहब के साथ करेंगी तो वो खुद ही कहने लगी कि फिर तो वो लेट हो जाएगी, मुझे वेट नहीं करना चाहिए। थैंक गॉड। अच्छा अब तुम मुझे ठंडा पानी पिलाओ, फ़िश खाने के बाद तो बहुत प्यास लगती है। अभी लाती हूँ। वैसे शॉपिंग हो गई या कुछ बाकी है? मारिया ने टेबल पर पड़े हुए शॉपिंग बैग्स की तरफ देखा, जिससे लगा कि उसे अर्शिला का अरूसी जोड़ा देखने का शौक़ हो रहा है। हो गई, थैंक गॉड। अर्शिला ने सोफ़े की बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। घर से बाहर की दुनिया में अर्शिला को यूँ लग रहा था कि ज़िंदगी का एक नया और खूबसूरत दौर शुरू हो रहा है। उनकी ज़िंदगी में भी कोसे कज़ा बिखरने जा रही है। मगर घर के अंदर दाखिल होते ही यूँ लगा जैसे किसी आसेर ज़दा माहौल में आ बैठी हों। बड़ा सा घर, बड़े बड़े सतून, बड़े बड़े कमरे, लाउंज, दो तरफा मनकश रेलिंग वाले जीने, मध्यम रोशनियाँ, सन्नाटा, गोया हू का आलम। फिर ज़ैन की तरफ से फ़िक्र व तशवीश। क्या वो इस खुशी की हकदार हैं? क्या वो ये शादी निभा सकेंगी? क्या वो आमिर को खुश रख सकेंगी? ज़ैन उन्हें खुश रहने देगा? ज़ैन आमिर से जेलस तो नहीं होगा? आनन फानन गायब दिमागी की कैफियत इतनी गालिब आ गई कि उन्हें मारिया के करीब खड़े होने का एहसास तक न हो सका, जो मैम कहकर हैरत से अर्शिला की तरफ देख रही थी। मैम आपकी तबीयत ठीक है? मारिया ने अर्शिला को बंद आँखों के साथ सर दाएं बाएं घुमाते देखा तो परेशान हो गई। अर्शिला ने चौंक कर आँखें खोल दी। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। प्लीज़ ये शॉपिंग बैग्स मेरे रूम में रख कर तुम रेस्ट करो। अर्शिला ने पानी का ग्लास थामते हुए टेबल की तरफ इशारा किया। ये तो बस शूज़ बैग वगैरह हैं, ब्राइडल ड्रेस नहीं लिया आपने? मारिया ने हल्के फुल्के शापर्स उठाकर हैरत से अर्शिला की तरफ देखा। वो ब्लाउज़ और साड़ी की बेल्ट वगैरह का काम था, कुछ होम डिलीवरी हो जाएगी। ओह आपने साड़ी चूज़ की है, मेरा ख्याल था कोई हैवी ड्रेस होगा। मारिया ने मुस्कुराकर अर्शिला की तरफ देखा। ओह गुड गॉड, इतनी हैवी लाइफ गुजारने के बाद अब मुझसे हैवी ड्रेस बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहकर अर्शिला धीरे से हंस पड़ी। मारिया को जाने क्यों अर्शिला पर टूट कर प्यार आ गया और आखिर उसकी मोहसिन और मेहरबान थी और ज़िंदगी की बड़ी खुशी से हमकिनार होने जा रही थी। वो आगे बढ़ी और अर्शिला का हाथ अपने हाथ में लेकर हाथ की पुश्त पर मोहब्बत से बोसा दिया। गुड लक मैम, आप इस घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये मेरा भी स्वीट होम है और ये फीलिंग्स आपने मुझे दी हैं। मैं सारी ज़िंदगी भी आपको सर्व करूँ तो आपका एहसान नहीं उतार सकती। मारिया की आंखों में नमी उतरने लगी। ऐसा मत सोचा करो मारिया, तुम इतना ढेर सारा काम करके हमसे कुछ लेती हो, हम कौन सा तुम्हें बख्शिश देते हैं। चीज़ों से क्या बात बनती है मैम, असल बात तो फीलिंग्स की है। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपने ही दिया है, मगर इससे बढ़कर वो प्यार और इज़्ज़त है जो आपने मुझे दी है। मारिया ने अब झुककर अर्शिला का रुखसार चूम लिया। तुम खुद बहुत शानदार हो मारिया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अर्शिला को मारिया से गुफ्तगू करके वहशतों को पछाड़ने का मौका मिल गया था। बस तुम मम्मी और जैन का बहुत ख्याल रखना मारिया। वैसे तो आमिर कमिटेड हैं कि हम जहाँ होंगे मम्मी और जैन हमारे साथ होंगे, मगर हम दुनिया में कहीं भी हो तुम इसी घर में रहोगी। अर्शिला की बात सुनकर मारिया को महसूस हुआ गोया ये महल नुमा घर उसी का हो। मारिया आगे बढ़ी तो अर्शिला भी उठने लगी, मगर उठते उठते फिर बैठ गई। जैन जीने के पहले कदम पर रेलिंग पकड़े बहुत गहरी सोच में अर्शिला की तरफ देख रहा था। नज़र मिलते ही वापस मुड़ गया। अर्शिला फिर मिट्टी की तरह ढेर हो गई। अरसा दराज से दिली मुसर्रत तो मुयस्सर ही नहीं थी, अब मुयस्सर आते ही आँख मचोली खेल रही थी। आई एम सो टायर्ड। फरी ने करवट ली और औंधी हो गई। सेल फ़ोन पर अंसर बहुत फ्रेश नज़र आ रहा था। अरे ऐसा क्या हो गया जो कल से पहले ही थक गई? अंसर बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से उसकी आंखों में देख रहा था। आज सुबह सुबह कॉलेज जाना था, यानी रूटीन से 1 घंटा पहले। फिर सैलून में अपॉइंटमेंट थी, ठीक से लंच भी नहीं किया और सैलून चली गई। अरे रे, ये सैलून क्यों गई? ब्राइड को 1 दिन पहले ही जाना होता है क्या? अंसर की आंखों में सचमुच हैरानी झलक रही थी। भाई सर्विस के लिए जाना होता है ना? फरी अंसर की लाइल्मी पर झल्लाई। सर्विस तो कार की होती है ना, तसल्ली रहे, और दुल्हन को घर लाते हुए कार रास्ते में ख़राब ना हो जाए। इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, बैटरी, ब्रेक, क्लच चेक कराना ज़रूरी होता है। अंसर समझ तो गया था, मगर अब फरी से छेड़छाड़ कर रहा था। अच्छा बस रहने दें, ब्राइड के लिए ये सब ज़रूरी होता है। फरी ने बड़ी अदा से मुंह बनाकर कहा। लेकिन मैंने तो सर्विस के बगैर ही तुम्हें पसंद किया था, सर्विस के बाद मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंसर ने अब गौर से फरी का चेहरा देखना शुरू कर दिया था। पता है मुझे, मगर फ़ोटो सेशन के लिए ये ज़रूरी होता है। इस तरह के इवेंट्स बार बार तो नहीं होते। एल्बम एक खूबसूरत याद बन जाती है, जब भी देखते हैं गुड फीलिंग्स होती हैं। लाइफ टाइम के लिए होता है ये सब। आई होप अब अच्छे से समझ आ गई होगी। ये कहकर फरी खिलखिलाई। इतनी दिलकश हंसी। अंसर मबहूत सा होकर देखने लगा। खामोश क्यों हो गए? फरी को अंसर की एकदम खामोशी बहुत महसूस हुई। बहुत क्यूट लग रही हो, अंसर ने बेसाख्ता कहा।
आज सर्विस जो हुई है ठीक ठाक एक्सपेंसेस होते हैं, फरी ने इठलाकर जवाब दिया। सर्विस तुम्हारे फेस बॉडी की हुई होगी, स्माइल की तो नहीं, या इसकी भी हुई है? अंसर ने शरीर मुस्कुराहट के साथ छेड़ा। ओह थैंक यू, मैं समझ गई। तुम कभी कभी वाकई समझदार लगती हो मगर हो नहीं। अंसर आने वाले कल के एहसास से बहुत खुश और मुतमईन था। एक एक लफ्ज़ उसके एहसासात का तर्जुमान था। इसका सीधा सा मतलब पता है क्या है? फरी ने संजीदा शक्ल बनाकर सवाल किया। क्या है, जल्दी से बताओ, अंसर ने बेताबी से सवाल किया। यही कि आपको बस कोई बेवकूफ़ी पसंद कर सकता है, लाइक मी। जवाब में अंसर का कहकहा बेहद जानदार था, भरपूर मर्दाना कहकहा। वो स्लिम और स्मार्ट नौजवान था मगर आवाज़ में मर्दाना भारीपन था। फ़ोन पर पहली बार आवाज़ सुनने वाले के तसव्वुर में एक भारी भरकम वजूद उभरता था। वो उसकी मुस्कुराहट पर फिदा था और फरी को उसके कहकहे ने मस्खर कर दिया था। वो जब भी दिल से कहकहा लगाता था, फरी की यही कैफियत होती थी। क्या सोचने लगी? अब अंसर को उसकी खामोशी खली। कुछ नहीं, उसने टालने की कोशिश की। कुछ तो है, ये कुछ मुझे नहीं बताओगी? अंसर ने गौर से उसकी आंखों में देखा। यही कि मैं थकी हुई हूँ और आप फ्रेश नज़र आ रहे हैं। फरी को यही जवाब सूझा था। ओके, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुनो, अंसर ने ताकीदी अंदाज में कहा। जी बोलें, फरी हमातन गोश हो गई। अभी अंकल के घर में हो तो ये थकने वकने की बातें चलेंगी, लेकिन मेरी कंपनी में ये वर्ड्स यूज़ ना करना। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, थकना नहीं चाहता। मुझे लफ्ज़ थकन बहुत इरिटेट करता है। यार ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, थकने के लिए नहीं। और हमारी कोई उम्र है थकने की? 60 की एज में थकने का कॉन्सेप्ट अंग्रेज़ ने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए क्रिएट किया है। खुद 80 साल के होकर इलेक्शन लड़ते हैं, पता चला रिजल्ट आने से पहले लुढ़क गए। अब क्वींस मदर को देख लो, हद हो गई यार, 1 सेंचुरी से ऊपर होकर रवाना हुई हैं। लोग फ्यूनरल सेरेमनी का वेट करते करते मर गए। यार वो थक ही नहीं रही थी। फरी जो बहुत संजीदगी और तवज्जो से अंसर की बात सुन रही थी, आखिरी अल्फाज पर जो अंसर ने बहुत दिलचस्प अंदाज में अदा किए थे, खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। एक हिसाब से लोट पोट हो रही थी। लाशऊरी तौर पर अंसर गोया फरी को ईंधन फराहम कर रहा था, जहन साजी कर रहा था। सैन कमरे में टहल रहा था। फरी उसके मैसेजेस नहीं देख रही थी, जिससे वो दिल गिरफ्ता नज़र आ रहा था। टहलते टहलते उसने सेल फेंकने के अंदाज में बेड पर डाल दिया था और खुद कंप्यूटर टेबल के सामने पड़ी चेयर पर गोया ढेर हो गया था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे बैठते ही नींद आ गई हो। हालांकि वो जाग रहा था, फरी की आवाज़ सुन रहा था, कुछ याद आ रहा था। फॉर गॉड सेक प्लीज़ डोंट क्राई जैन, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझसे प्रॉमिस करो तुम कभी मुझसे नाराज़ नहीं होगी। जैन मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, बस अब ये रोना बंद करो, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। मार्जिन रखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनते। हो सकता है मैं शादी के बाद अब्रॉड चली जाऊँ। शादी? जैन शॉक्ड हुआ। भाई फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर ऐसा हो भी सकता है। कभी ना कभी शादी तो होना होती है। फरी ने उस्तानी बनकर समझाने की कोशिश की। ओके, फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड से कहूँगा कि वो हमारी फ्रेंडशिप इसी तरह रहने दे। आई होप वो तुम्हारी तरह बहुत अच्छा होगा, मैं उसको भी लव करूँगा। ओह थैंक यू जैन। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा कोई आइडियल है? जैन ने पुरशौक अंदाज में सवाल किया। ओह यस, वेरी हाई फाई। फरी का अंदाज बरजस्ता व बेसाख्ता था। प्लीज़ मुझसे शेयर करो ना। जैन का शौक बढ़ने लगा। आइडियल शेयर करने से क्या होता है, जब सामने आएगा तो देख लेना। फरी के अंदाज में शान बेनियाजी झलक रही थी। तुम कितनी कॉन्फिडेंट हो फरी, आर यू श्योर कि तुम्हें तुम्हारा आइडियल मिलेगा? जैन की हैरानी सिवा थी। 200%, फरी ने बड़े वसूख से जवाब दिया। ओह ग्रेट, जैन के पास अब कहने के लिए यही 2 अल्फाज बचे थे। मजबूत ख्यालात का हिसार बिलाखिर टूट गया। चेयर से उठकर बेड पर आ गया। मराकबे की कैफियत गहरी नींद की तरफ ले गई थी। वो आड़ा तिरछा बेड पर दराज होकर दुनिया माफिया से बेखबर हो चुका था। पियानो के अंदाज में काल बैल की आवाज़ माहौल में मुड़ताश हुई तो शमसा चौंक कर उठ बैठी। फजर की नमाज़ पढ़कर वो दोबारा सो गई थी। इतवार को अक्सर ऐसा ही होता था, क्योंकि वासिफ भी घर पर होता था। कौन हो सकता है? अभी तो यहाँ किसी से सलाम दुआ भी नहीं हुई। वो सोचती हुई दरवाजे तक आई। कौन? मैं हूँ शमसा। दरवाजे के पार से सारा की आवाज़ अंदर दाखिल हुई। शमसा ने घबराकर दरवाज़ा खोला। घबराहट उनकी आमद पर नहीं थी, बल्कि सुबह के 7 बजे आना हैरान कुन था। सारा ने अंदर आकर शमसा को गले लगाया, पेशानी पर बोसा दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर में भी सब सो रहे थे, किसी को पता नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ। आप बैठे तो सही। अभी तक शमसा पर सारा की अचानक आमद का भेद नहीं खुला था, मगर आदाब मेज़बानी तो नहीं भूली थी। नहीं नहीं शमसा, बस मैं 5 मिनट के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। एक्चुअली कल मैं तुम्हें इन्विटेशन देना भूल गई थी। आज शाम तुम्हें फरी के निकाह में आना है। सारा ने उजलत के अंदाज में शोल्डर बैग से एक 6 इंच का छोटा सा कार्ड निकालकर शमसा को थमाया। कोई बड़ी गैदरिंग नहीं है, 20-25 लोग इनवाइटेड हैं, तुम दोनों को मिलाकर। हम दोनों यानी मैं और वासिफ?
کیا ہو گیا ہے شمسہ؟ واصف تمہارا بیٹا ہے، ہمارا بھی کچھ لگتا ہے، تمہیں بلائیں گے تو اس کا مطلب تم دونوں کا ہی بنتا ہے۔ السلام علیکم مامی۔ واصف اچانک اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر سامنے آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام، بیٹا ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ لگ ہی نہیں رہا کہ کل شفٹنگ کی ہے، سب کچھ اپنی جگہ سیٹ ہے، اللہ اس گھر کو برکتوں سے بھر دے، آمین۔ شمسہ کے منہ سے بھی بے ساختہ آمین نکلا، دعا ہی ایسی تھی۔ میں ٹھیک ہوں مامی، ماموں کا احسان ہے، گھر تو آلریڈی فرنشڈ تھا، بس تھوڑا بہت سامان جو ساتھ لائے تھے وہ سروس والوں نے سیٹ کر دیا، کپڑے اور اسٹور کا سامان ٹھکانے لگا دیا اور کام ختم۔ واصف صبح صبح مامی کو گھر میں دیکھ کر وقتی طور پر سب کچھ بھلا بیٹھا۔ یہ مامی ہی تھیں جنہوں نے اپنے گھر میں اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ سارا پر بھی اس کے مہذب اور پرتواضع رویے نے خوشگوار تاثر چھوڑا، بلکہ انہیں حوصلہ سا ہوا۔ آگے بڑھ کر واصف کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت شفقت سے کہنے لگی، آج آواری میں فری کا نکاح ہے، ڈنر بھی ہے، ماں کو لے کر ضرور آنا۔ کل اصل میں گھر کے اندر بھی بھاگ دوڑ تھی، پھر تم نے بھی صبح صبح شفٹنگ شروع کر دی، میں کہنا ہی بھول گئی، وہاں تو میں کارڈ نہ دیتی، اوپر آ کر بتا دیتی، مگر اب نئے گھر میں کارڈ کے ساتھ آئی ہوں، ساری تفصیل کارڈ میں ہے۔ سارا کے سر پر بہت سے کام سوار تھے، اس لیے انداز میں اجلت تھی۔ اپنی بات کہہ کر واصف کو دیکھے بغیر وہ شمسہ کی طرف مڑ گئیں۔ شمسہ کارڈ یوں سینے سے لگائے کھڑی تھی جیسے کوئی مقدس صحیفہ اٹھائے ہوئے ہوں۔ واصف پر خیالات نے زبردست حملہ کیا تھا، مگر وہ سارا کے احترام میں خود کو کنٹرول کرنے کی مشق کرنے لگا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ فوراً بولے، ماموں دو چار لگا کر حال سے تو نہیں نکال دیں گے، حالانکہ نکاح میں شرکت کرنے کی نیت تھی نہ ارادہ۔ البتہ ایک لاشعوری گلہ جو مامی سے تھا کہ اس خاص موقع پر ماں کو پوچھا نہیں، وہ جاتا رہا۔ ماں مامی کو چائے کافی تو پلائیں۔ ارے نہیں تھینک یو واصف، سرور کو لے آئی ہوں، دیر ہو گئی تو ادھر سارے کام رک جائیں گے، میں پھر آؤں گی، چائے کافی نہیں بلکہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ سارا نے جی بھر کر اظہار محبت کیا، وہ اچھے حال میں اچھے موڈ میں تھا، وہ چاہتی تھیں کہ شام کو وہ ماں کو لے آئے، اور اتنا انہیں یقین تھا کہ سالار صاحب اتنے مخبوط الحواس نہیں ہیں کہ اتنے خاص موقع پر سگی بہن کو شرمندہ کریں۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں سمجھ رہی ہوں، جب آپ کو وقت ملے ضرور آئیں۔ شمسہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے اصرار مناسب نہیں سمجھا۔ سارا شمسہ کو گلے لگانے کے بعد رخصت ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد شمسہ نے کارڈ لفافے سے نکالتے ہوئے ایک نظر واصف کی طرف دیکھا۔ واصف نظر بچا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چھوٹا سا کارڈ تھا، کارنیشین پھولوں کے دائروں میں آمنے سامنے فری اور انصر کی فوٹوز تھیں، نیچے شیڈول اور مقام کا ایڈریس تھا۔ اس لحاظ سے منفرد کارڈ تھا کہ اطلاع نہیں تھی، شرکت کی خاص الفاظ میں درخواست نہیں تھی۔ دلہا دلہن کی فوٹوز کے نیچے پروگرام میں لفظ نکاح کا استعمال کیا گیا تھا۔ لفافے کے اوپر دلہن کے مہندی رچے ہاتھ میں قلم تھا، گویا دلہن نکاح نامے پر دستخط کر رہی تھی، جس کو کارڈ پہنچے وہ خود سمجھ جائے۔ فوٹوز کے نیچے سنہری حروف میں فریشہ سالار اور انصر قریشی لکھا ہوا تھا۔ شمسہ بہت پیار سے فریشہ کی فوٹو دیکھ رہی تھی، ہنستی ہوئی فری کا فطری پوز تھا، انصر کی ہنستے ہوئے آنکھیں بند تھیں، اپنی نوعیت کا نرالا کارڈ تھا۔ یقیناً اس کام میں فری کا حصہ ہوگا، اسے سب سے الگ کچھ کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ سوچنے لگی، کچھ انسانوں کی انا ایک پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہر پل ہر آن لوگوں کی توجہ کی درخواست کرتی نظر آتی ہے۔ جو لوگ خود پر بہت وقت پیسہ و مال خرچ کر کے تیار ہوتے ہیں، وہ اکثر تقریبات میں لیٹ آتے ہیں تاکہ ان سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں، اور جب وہ قدم رنجہ فرمائیں تو ایک ساتھ بہت سارے حاضرین ان کا جلوہ ملاحظہ فرمائیں۔ خوشی کے موقع پر آرائش کرنا سب کی فطری خواہش ہوتی ہے، تیاری سے خوشی منانے کا بھرپور تاثر سامنے آتا ہے، مگر خوشی منانا اور صرف خود نمائی کا خاموش اصرار کرنا تو مختلف احساسات ہیں، اور فری کی تو نفسیات ہی یہ تھی کہ جہاں وہ موجود ہو کوئی اس کی ٹکر کا نہ ہو۔ اللہ میری بچی کو یہ خوشیاں مبارک کرے، آمین۔ شمسہ کے دل سے دعا نکلی۔ بہت کم عمر ہے، بالکل بھی میچور نہیں ہے، اللہ اس کی نگہبانی کرے، آمین ثم آمین۔ شمسہ کے دل سے نکلتی دعائیں مظہر تھی کہ بھائی کے اس واحد اثاثے کی ان کے نزدیک کتنی قدر و قیمت ہے، اور وہ بھائی کے سکھ دیکھنے کی دل و جان سے خواہاں ہیں۔ کارڈ رکھ کر انہوں نے واصف کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا، مسکراہٹ معنی خیز تھی۔ وقت سکھا دے گا بیٹا کہ انسان مقدر لکھنے والے سے جنگ نہیں کر سکتا۔ آج میرا اپائنٹمنٹ ہے مام، مگر شاید آپ اپنی شادی کی خوشی میں بھول گئیں۔ نیند سے بیدار ہونے اور مکمل حواسوں میں آنے کے بعد ارشیلا نے اپنا سیل اٹھا کر جائزہ لیا۔ دو پیغامات ایسے تھے جنہوں نے فوراً ان کی توجہ کھینچ لی۔ ایک عامر کا جس نے دل میں سجا کر گلاب کے پھول بھیجے تھے، اور دوسرا زین کا۔ زین کا میسج پڑھ کر انہیں اتنی زور کا جھٹکا لگا کہ گلاب کے پھول دل سے اچھل کر بکھر گئے۔ یاد دہانی بھی تھی اور طنز بھی، وہ خوامخواہ ایک احساس جرم میں مبتلا ہونے لگیں۔ شاید زین اس چینج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ارشیلا نے وقت پر توجہ کی۔ ابھی اپائنٹمنٹ کے وقت میں خاصا وقت تھا اور وہ بھولی بھی نہیں تھی، مگر زین نے اپنے اندر کی برہمی نکالنے میں قدرے جلدی کی تھی۔ آج اس کا ٹیسٹ تھا، کیونکہ میڈیسن سے بس اتنا فرق ضرور ہوا تھا
کہ بولنے کی کوشش کرتے ہوئے الفاظ کے ساتھ خرخراہٹ محسوس ہوتی تھی، مگر بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ اسی وجہ سے ارشلا اور ٹوٹو کو امید تھی کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر مثبت رزلٹ آئے گا۔ فالو اپ چیک اپ تو مسلسل ہو رہا تھا، وہ بڑی ذمہ داری سے اسے لے کر جاتی، اس کے باوجود وہ ان کی دل آزاری کر رہا تھا۔ شادی کی خوشی تو واقعی خوشی ہوتی ہے، مگر وہ اس خوشی کو اپنا غم بتا رہا تھا، طنزیہ اشارے میں ہی صحیح۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ سب وہ ماں سے کہہ سکتی تھی نہ ٹوٹو سے شیئر کر سکتی تھی۔ اگر یہ غلطی کر بیٹھتی تو دونوں سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ وہ دل گرفتہ انداز میں بیڈ سے اتری، بال سمیٹ کر کیچر لگانے لگیں تو اسی آن دروازے پر دستک ہوئی۔ یس۔ ارشلا کا دھیان ماریا کی طرف گیا تھا، مگر دروازہ کھلنے کے بعد سمینا اپنی قیمتی چھڑی زمین پر ٹکاتی اندر داخل ہوئیں اور نظریں گھما کر بیڈ روم کا جائزہ لیا۔ تمہارے لیے مجھے ایک آنیسٹ پارٹنر چاہیے تھا، جو سچ مچ جینٹل مین ہو، جس کے گھر میں بار روم نہ ہو، جسے کیسینو جانے کا شوق نہ ہو۔ اس طرح کے لوگ دولت ضائع کر دیتے ہیں۔ تھینک گاڈ عامر بہت سمجھدار ہے، وہ لائف انجوائے کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی ہیلتھ ویلتھ سے زیادہ عزیز ہے۔ اس جملے پر ارشلا کی زبان میں کچھ کھجلی ہوئی، مگر وہ خاموش رہیں کیونکہ وہ اپنی خوش باش ماں کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم ان پیس رائٹ ناؤ، یو آر لکی۔ سمینا نے رک کر گہری سانس لی، پھر ارشلا کا ہاتھ تھام کر پشت پر مدت بعد مامتا بھرا بوسہ دیا۔ کانگریٹس مائی ڈارلنگ، یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گئیں، گویا بس یہی کچھ کہنے آئی تھی۔ ارشلا کو یہ بتانا ایک مرحلہ لگ رہا تھا کہ انہیں زین کو چیک اپ کے لیے بھی لے کر جانا ہے۔ ارشی، سمینا دروازہ کھلنے کے بعد رکیں اور پلٹ کر ارشلا کی طرف دیکھا۔ جی ممی۔ ارشلا کا دل دھک دھک کرنے لگا، پتہ نہیں ممی اب کیا کہنے لگی ہیں۔ تمہاری بیوٹیشین اویلیبل ہے، اسے کانٹیکٹ کیا؟ ڈونٹ وری ممی، وہ میرے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ ارشلا نے کھل کر سانس لی۔ گڈ، گھر آنے کا اتنا زیادہ چارج کرتی ہے، اویلیبل کیوں نہیں ہوگی؟ سمینا بڑبڑائیں، مگر ارشلا نے صاف سن لیا تھا۔ ممی، ہماری طرح سب کو پیسہ چاہیے، پرچیزنگ پاور ہے، ہماری طرح سب کو جینا ہے۔ وہ یہ سب سوچ کر رہ گئیں۔ زبان پر اس وقت مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ آج وہ مدت بعد مکمل جاگی ہوئی تھیں۔ آج آنکھ کھلتے ہی انہیں میڈیسن کا نہیں، عامر کا خیال آیا تھا۔ ہتھیلی کی پشت پر اب بھی کسی کے ہونٹوں کی حرارت و وابستگی کا گہرا احساس تھا۔